हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS पाठशाला और मेरा नाम है चंद्रा चौधरी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी। तो जो आपके एग्ज़ामिनेशन और प्लस उसके बाद जो भी आपके जो नीट एस्पिरेंट हैं या एम्स एस्पिरेंट है, मेडिकल लाइन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस की कि 12th क्लास का क्या सिलेबस है और क्या आपके जो मेडिकल लाइन की जो आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर क्या क्या आएगा। तो देखिए, सिलेबस की बात करें तो देयर आर 5 यूनिट्स हैं, फिर जिनको सब आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें डिवाइडेड किया गया है। तो लेकिन मेनली आपकी कितनी यूनिट है? 5 हैं। अब वो कौन कौन से यूनिट है, देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट इज़ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ओके। एंड थर्ड यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। फोर्थ यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। एंड फिफ्थ यूनिट इज़ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। आपको इतना पढ़ना है। और इससे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारी फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन में हमारे हैं आपके 4 चैप्टर। अब वो चैप्टर क्या क्या हैं देखिए। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड चैप्टर इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ चैप्टर जो है हमारा वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो है हम स्टार्ट करेंगे आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपको NCERT बुक की एक एक लाइन को समझना है अगर आप आगे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि आपको मैं लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग समझाते हुए चलूँ। तो सबसे पहले हमारा, आपने जब भी बुक खोलेंगे आप NCERT की, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी यूनिट में या किसी भी चैप्टर में सबसे पहले किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में बताया होगा। आपको उसके बारे में भी जानना है। हो सकता है कि MCQ में कोई क्वेश्चन वहाँ से पुट अप हो जाए, ओके। तो जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर एक बोटेनिस्ट का नेम मिलेगा जो नेम है पंचानन महेश्वरी का, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो पंचानन महेश्वरी एक बोटेनिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 1904 में, ओके। अब कहाँ हुआ था वो जन्म? वो हुआ था जयपुर राजस्थान में। जन्म हुआ था उनका जयपुर राजस्थान, ओके। एंड इनका क्या वर्क था? तो पहले की जैसे मैंने बताया था कि बोटेनिस्ट थे, तो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था। एंड प्लस जो इनका वर्क था वो था, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को इस्टेब्लिश भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इनका वर्क हो गया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपको इतना इनके बारे में जानने की ज़रूरत है। इनमें से कोई भी एक चीज़ MCQs की क्वेश्चन में आ सकता है कि इनका जन्म 1904 में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को स्टैब्लिश भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्लियर, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो जैसे ही आप अपना चैप्टर खोलेंगे तो सबसे पहले उसमें जो दिया गया है वो दिया गया है लाइफ स्पैन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है जीवन काल या फिर जीवन चक्र। तो इसे हम हिंदी में बोलेंगे जीवन काल, ओके। अब जीवन काल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो जीवन काल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ कितनी होती है, ठीक है। और आपने ये देखा भी होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है, भले वो जीव जंतु हो, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, कोई बहुत सालों तक एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं, किसी की लाइफ बहुत कम होती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक पूरी लाइफ होती है जन्म से लेके मृत्यु तक, नेचुरल डेथ, ओके, बात चल रही है यहाँ पे नेचुरल डेथ की, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द पीरियड फ्रॉम
बर्थ टू नेचुरल डेथ, ओके, बाय एक्सीडेंट वाला नहीं, नेचुरल डेथ ऑफ एन organism is called लाइफ स्पैन। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लाइफ स्पैन क्या है। तो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है, भले वो कुछ महीने का हो या कुछ सालों का हो या कुछ दिन का हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। इसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर मेनली जो लाइफ स्पैन की जो स्टेजेस होती हैं वो होती हैं 4। नंबर 1 है हमारा, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, जुवेनाइल। ओके, जुवेनाइल मतलब होता है आपका किशोर, ठीक है, किशोरावस्था, जिसको हम एडोलेसेंस भी बोलते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए, पहले मैं लिख लूँ फर्स्ट स्टेप, जुवेनाइल, जुवेनाइलिटी यहाँ पर वर्ड आ जाएगा जुवेनाइल की जगह। मैंने जुवेनाइल इसीलिए बोला ताकि आप इस वर्ड से फैमिलियर हो या नहीं। तो जुवेनाइल जैसे कि मैंने बताया था किशोर, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है, किशोर जैसे हम किशोर अवस्था एडोलेसेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर मीन्स वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं। बट रिप्रोडक्शन जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा हो रिप्रोडक्शन का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उस स्टेज को हम जुवेनाइलिटी कहेंगे। मीन्स वो करने के रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं होंगे, बट उसमें उसका डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो उसे हम उस स्टेज को क्या बोलेंगे, जुवेनाइलिटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड जो स्टेज आती है वो होती है मैच्योरिटी। ओके, तो मैच्योरिटी में क्या है, जैसे कि मैंने बताया जुवेनाइलिटी में क्या होगा कि जो रिप्रोडक्शन का है, जो भी प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी लेवल पे वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैच्योरिटी क्या होगी, रिप्रोडक्शन बिगन, रिप्रोडक्शन बिगन हो जाएगा यहाँ पर। देन उसके बाद क्या होगा, देखिए, जब मैच्योरिटी लेवल आ गया फिर धीरे धीरे एज बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हमारा थर्ड जो आ जाएगा, एजिंग। ओके, और यहाँ पर इसका अनदर नेम होता है सेनेसेंस। अब देखिए ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है, सेनेसेंस का मतलब बढ़ती हुई उम्र, ओल्ड एज, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड एज मतलब है मीन्स उम्र बढ़ती जाती है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का या फिर किसी भी एनिमल बॉडी का या प्लांट बॉडी का, प्लांट बॉडी में तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो एनिमल बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू कर देता है, यानी कि गड़बड़ाने लगता है, जैसे कि भूलने की बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर हो जाता है। तो इस एज में हमारा ये चीज़ें होंगी। मीन्स थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा हमारे लाइफ स्पैन का, एजिंग। ओके, एंड फोर्थ स्टेप है डेथ। मीन्स जब नर्वस सिस्टम गड़बड़ाने लगेगा तो धीरे धीरे बॉडी वीक होते जाएगी, सारे फंक्शन अच्छे से काम नहीं करेंगे, एट लास्ट क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाएगी। ओके, सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। फर्स्ट वन इज़ जुवेनाइलिटी, सेकेंड वन इज़ मैच्योरिटी, थर्ड वन इज़ एजिंग एंड फोर्थ वन इज़ डेथ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो ये देखा होगा, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि किसी का जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो कुछ दिन की भी होती है, कुछ महीनों की भी होती है और कुछ सालों की भी होती है। लेकिन डिड यू नोटिस दैट कि कभी भी जो एज है वो उस ऑर्गेनिज्म की साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि छोटा है तो इसकी लाइफ स्पैन कम होगी या बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी, तो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर देखते हैं लाइफ स्पैन के, क्रो एंड पैरट। तो देखिए, क्रो और पैरट की अगर हम साइज़ की बात करें
तो क्रो इज़ मच लार्जर देन पैरट। ओके, पैरट का साइज़ छोटा होता है, क्रो का साइज़ उससे बड़ा होता है। बहुत बड़ा तो नहीं होता है बट बड़ा होता है अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो। बट अगर इन दोनों की लाइफ स्पैन को अगर हम कंपैरिजन करें तो क्रो की जो लाइफ स्पैन होती है वो ओनली 15 ईयर होती है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। ओके, एंड पैरट की जो होती है वह है 140 ईयर। तो आपको लाइफ स्पैन भी याद रखनी है जो आपके सेकंड पेज में दिया है एनसीईआरटी बुक के ही अकॉर्डिंग। अगर इसमें से भी हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। उसके बाद और कुछ की भी लाइफ स्पैन दी है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्टोइस की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से भी। टॉर्टोइस की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 100 to 150 ईयर। एंड क्रोकोडाइल की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 60 ईयर। ये एक एवरेज लिया जाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन ये नहीं कि क्रोकोडाइल पैदा हुआ और करेक्ट 60 ईयर बाद उसकी डेथ हो जाएगी, ये एक एवरेज लिया गया है कि इतना हाँ होता है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं उसी को क्लियर करने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है कि हमारी जो लाइफ है ऑन दिस अर्थ वो एक मेंटेन है, कंटिन्यूटी में रह रहा है। देखो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसका जन्म हो रहा है तो उसकी डेथ भी एक दिन होनी अवश्य ही है, ठीक है, ये कंफर्म है। बट फिर भी क्या ऐसी प्रोसेस है कि लाइफ जो है वो हमारी अर्थ में बनी हुई है करोड़ों साल पहले से, ठीक है। जो करोड़ों साल पहले मीन्स इस अर्थ में लाइफ का जब ओरिजिन हुआ था उसके बाद लाइफ बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रोसेस है। तो यस, तो वो कौन सी प्रोसेस है? वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। ओके, इस रिप्रोडक्शन ने ही लाइफ को अर्थ में कंटिन्यू बनाए रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन मीन्स जिसे हम हिंदी में प्रजनन भी कहते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या है। It is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. Okay, young ones means क्या हुआ? बच्चे, जो बच्चे पैदा होते हैं। और इसका अनदर नेम होता है ऑफस्प्रिंग, जिसका दोनों का मतलब होता है बच्चे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो बेबी पैदा होते हैं उन्हें या तो हम यंग वंस कहते हैं या फिर हम उसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एंड सिमिलर टू इटसेल्फ, यहाँ पे वर्ड आया है सिमिलर मीन्स अपने ही जैसे बच्चों को वो पैदा करते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं तो वो ह्यूमंस को ही पैदा करेंगे, डॉग है डॉग को ही पैदा करेगा, कैट है कैट को ही पैदा करेगा। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड का मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, प्लांट हो, जैसे आम का पेड़ है उसके सीड से भी आम का ही पेड़ बनेगा। तो इस तरह से वो अपने ही जैसे संतति, इसका मतलब संतति भी होता है हिंदी में, यंग वंस का मतलब, तो अपने ही जैसे संतति, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को वो पैदा करते हैं। यहाँ पर आइडेंटिकल का मतलब ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिमिलर वर्ड आया है। तो सिमिलर का मतलब अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं पर्पस की। इसके पर्पस क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, जब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है तभी हमारी अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट हो पा रही है, लाइफ पॉसिबल है। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, सपोज़ अभी इसी वक्त रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो रुक जाए, और जैसे कि इससे पहले हम लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ चुके हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पैदा हुआ है तो उसकी एक दिन डेथ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी इस वक्त जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक ना एक दिन उनकी डेथ हो जाएगी और में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स वाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। ठीक है, स्पीसीज़ क्या होता है? आपकी टेक्सोनोमी में जो आपका सबसे छोटा जो डिवाइड हम करते हैं ऑर्गेनिज्म को, सबसे लास्ट में आता है स्पीसीज़ मीन्स जाति। तो ये जाति की कंटिन्यूटी को रखता है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस हैं, एक स्पीसीज़ है ह्यूमन भी, वो रिप्रोडक्शन की तरह एक कंटिन्यू है। जैसे ह्यूमंस है, उसने अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करा, फिर उस नेक्स्ट जनरेशन में अपने ही जैसे बच्चों को, एक कंटिन्यूटी बनी आ रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। ओके, थर्ड वन इज़ वेरिएशन।
वेरिएशन का मतलब आपको पता ही होगा, विभिन्नता। भिन्नता मीन्स जो आपके ऑर्गेनिजम्स है उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है, बट किस में, वो एक टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं आपके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन पाया जाता है, बट बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पाया जाता। ज़्यादा आपका जो वेरिएशन पाया जाता है वो पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको हम बाद में अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दिस लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। मीन्स इससे इस स्पीसीज़ का एवोल्यूशन भी होता आ रहा है। आप बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस पहले कैसे हुआ करता था, जैसे फोर फादर जो हैं आपके एंसेस्टर होते हैं वो हम उससे को रिलेट करते हैं, जैसे मंकी वगैरह से। तो ये आपका जो क्या हुआ है, धीरे धीरे सालों में लाखों साल का इस पर टाइम लगता है, तो एवोल्यूशन होता है। ठीक है, प्रकृति का एक नियम है, जो विकास की एक जो प्रोसेस है वो कभी नहीं रुकती है, वो कंटिन्यूटी से चलती चली आ रही है विकास की प्रोसेस। तो इसलिए एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ है जिसमें रिप्रोडक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो ये बैलेंस बनाए रहता है बर्थ रेट में और डेथ रेट में। मीन्स डेथ हो रही है तो बर्थ भी है। अगर सपोज डेथ रेट हमारा कम हो जाएगा तो बर्थ रेट बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी तरह से अगर सपोज़ बर्थ रेट हमारा कम हो जाएगा, डेथ रेट बढ़ जाएगा, तो वैसे भी पॉपुलेशन फिर नहीं होगी, तब भी प्रॉब्लम है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को मेंटेन रखता है। ओके, तो ये तो था हमारे पर्पस ऑफ कुछ मेन पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो अपने ही जैसे यंग वंस को कैसे पैदा करते हैं। ओके, तो सारे के सारे जो जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, भले वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो सबका रिप्रोडक्शन करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। कोई मल्टीप्लाई करके रिप्रोडक्शन करता है, कोई गैमेट फॉर्मेशन करके रिप्रोडक्शन करता है, अपने ही जैसे यंग वंस को वो पैदा करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वन और टू ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ टू टाइप्स। ओके, तो आपके जो ऑर्गेनिजम्स है, एक ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन से या फिर टू ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन से हम इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो टाइप्स क्या हैं हमारे, सो आपका रिप्रोडक्शन क्या है ये आप वैसे भी आप इसके बारे में जानते ही होंगे, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है आपका एसेक्सुअल। ओके, तो इसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है वो होता है ओनली 1। क्लियर हो गया, यहाँ पर एक पेरेंट होता है ओनली। एंड दूसरा जो है आपका वो होता है सेक्सुअल, जिसमें ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन होता है 2, जो एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ओके, और यहाँ पे कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होंगे और दोनों के बीच में फ्यूज़न भी पाया जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, डीपली कवर करेंगे और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को समझाया जाएगा। तो आई होप तो आज का जो वीडियो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।